एवरीवन, जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आप एमपी जुडिशरी के एस्पिरेंट हो तो ये सेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सिलेबस को अंडरस्टैंड करने के लिए, पैटर्न को अंडरस्टैंड करने के लिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कितना पैसा हम लोग कमाने वाले हैं अगर हम जज बन जाते हैं, इन सब चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं कि क्या सिलेबस रहेगा। एक चीज मैं पहले से आपको डिस्क्लेमर के रूप में दूं कि यहाँ पे जहाँ पे भी ओल्ड क्रिमिनल लॉज है वहां पे न्यू क्रिमिनल लॉज आप समझ लेना, क्योंकि देखिए नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, बट नोटिफिकेशन में मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर चांसेस यही है कि आपके ओल्ड क्रिमिनल लॉज नहीं पूछे जाएंगे और न्यू क्रिमिनल लॉज के ऊपर फोकस होगा। तो जहां पे सीआरपीसी लिखा है वहां पे आप बीएनएसएस अंडरस्टैंड कर पाएंगे, जहां पे आईपीसी लिखा है वहां पे आप बीएनएस समझ सकते हैं, एविडेंस एक्ट की जगह बीएसए अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है आपकी नोटिफिकेशन जो आएंगी उसमें क्या मेंशन किया गया है। ऐसा भी हो सकता है कि ओल्ड क्रिमिनल लॉज और न्यू क्रिमिनल लॉज दोनों ही पूछे जाए, पर ज्यादा चांसेस यही है कि ओल्ड पे फोकस नहीं रहेगा, न्यू पर ही रहने वाला है। तो सिलेबस में आपके सीपीसी है, बीएनएस है, बीएनएसएस है, लिमिटेशन एक्ट पूछा जाएगा, एविडेंस एक्ट हो गया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इसके अलावा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, लोकल लॉ की बात करें तो लैंड रेवेन्यू एक्ट 1959 का, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, पॉक्सो, जेजे एक्ट, आईटी एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट और एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट। तो यानी कि लोकल लॉ दो हुए आपके, एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट और इसके अलावा एमपी लैंड रेवेन्यू कोड। ये दो लोकल लॉ हुए जो कि एमपी के हैं। इसके अलावा जो हमें एक चीजें स्टैंड आउट करती है उनके बारे में बात करते हैं। लोकल लॉ तो ये दो हुए, इसके अलावा आप देख रहे हो कि इंग्लिश के ऊपर भी फोकस है, जीके के ऊपर भी फोकस है, कंप्यूटर साइंस पर भी फोकस है, लॉज के अलावा। तो एक बार हम डिस्कस करते हैं कि वेटेज कितना रहने वाला है। अगर प्रीलिम्स के कॉन्टेक्स्ट से बात करते हैं तो एग्जाम देखो तीन भागों में होता है, प्रीलिम्स भी है, मेंस भी है, इंटरव्यू भी है। प्रीलिम्स में क्या वेटेज रहने वाला है उसको अगर हम लोग आके पास्ट के पीवाईक्यूज के हिसाब से तो आपको नजर आएगा कि मैक्सिमम वेटेज हमारे मेजर लॉस को मिला हुआ है। तो यानी कि सीपीसी से यहाँ पर आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 20 मार्क्स केवल और केवल सीपीसी से। फिर आपको आईपीसी या फिर बीएनएस से 15 क्वेश्चंस, सीआरपीसी या फिर बीएनएस से आपको 15 सवाल, एविडेंस एक्ट या फिर बीएसए से आपको 15 सवाल, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से 8 क्वेश्चंस, टीपीएस से 7, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से केवल 5 क्वेश्चंस है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से 6, यानी कॉन्स्टिट्यूशन से भी ज्यादा वेटेज हमने एसआरए को दे रखा है जो कि अपने आप में बहुत ही स्मॉल लॉ है। एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट से 5 क्वेश्चंस, एमपी लैंड रेवेन्यू एक्ट से 5 क्वेश्चंस। एक पॉइंट नोट करने वाला ये है कि एमपी रेवेन्यू एक्ट अपने आप में थोड़ा सा इलेबोरेटिव कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट है और अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट एक बहुत ही छोटा सा माइनर लॉ है। तो यानी कि अगर आपने एक माइनर लॉ पे भी पकड़ रखी तो ये ऑलमोस्ट एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ जितना वेटेज होल्ड कर रहा है। तो पहले फोकस करना कि स्मॉलर लॉज को कंप्लीट कर लो। अगर वेटेज ज्यादा है जैसे कि एसआरए, जैसे कि एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट, वेटेज के हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हो अपनी अटेंशन को, अपने टाइम स्पैन को कि कितना मैं किसको वेटेज देना चाहता हूँ। प्रिपरेशन के दौरान भी जितना मार्क्स में वेटेज है उतना ही। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में भी 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, लिमिटेशन एक्ट से 4 है, आईटी एक्ट से 4 है, पॉक्सो से 3 क्वेश्चंस, जीके से 10 क्वेश्चंस है। यहाँ पे जीके में आपके एमपी की लोकल जीके भी पूछी जाती है, ये पॉइंट नोट करने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि नॉट दैट मच डिफिकल्ट, बहुत ही इजी लेवल की लोकल जीके। कंप्यूटर नॉलेज आपकी 10 मार्क्स की पूछी जाएगी। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है जो आपको बहुत ही शायद 8वीं और 9वीं कक्षा में सिखाई गई होगी। इंग्लिश लैंग्वेज 10 मार्क्स। तो ये हमारा वेटेज है। एक पॉइंट मैं नोट कर सकती हूँ कि देखो कुछ माइनर लॉज है जिनको काफी वेटेज मिला, जैसे कि एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इनको आप काफी इंपॉर्टेंस दे सकते हो। सीपीसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 20 क्वेश्चन, तो उसको ज्यादा वेटेज दिया जा सकता है। खैर ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में 150 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, मतलब 150 मार्क्स का पेपर होता है, एक नंबर एक सवाल को, और 2 आवर्स का ड्यूरेशन होता है। यूजुअली कंप्यूटर बेस्ड ही पेपर रहता है। ये अगर आपने क्वालिफाई किया, कट ऑफ के अंडर आप फॉल किए तो आप मेंस देने के लिए एलिजिबल रहोगे, और मेंस और जो इंटरव्यू के मार्क्स है उसके हिसाब से आप अल्टीमेटली आपका चयन होता है या नहीं होता है। मेंस में डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर्स फोकस्ड ऑन सिविल, क्रिमिनल लॉ, लैंग्वेज स्किल्स पे भी फोकस रहेगा। इसमें आपका जजमेंट राइटिंग स्किल आएगी, ट्रांसलेशन जो होता है वो भी पूछा जाएगा, एसे टाइप क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। 3 to 4 पेपर्स आर हेल्ड ओवर द डे, मतलब 2 दिन में आपके 3 से 4 पेपर्स होते हैं जिसमें ये सारा चीजें आंकी जाती है। और आखिरी में आपका इंटरव्यू लेवल होता है जो कि एक तरीके से लीगल एप्टीट्यूड को आंकता है, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कितना है वो भी देखा जाता है, आपकी अवेयरनेस कितनी है, आपका एथिकल आउटलुक क्या है, आप एमपी के बारे में भी क्या नॉलेज होल्ड करते हो वो भी पूछा जाता है। इस वजह से काफी बार लोग जो नॉन एमपी वाले हैं उनका चयन नहीं हो पाता, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट द ज्योग्राफी ऑफ एमपी एंड ये सारी चीजें। तो काफी बार इंटरव्यू में ये भी चीजों को आंका जाता है।
जैसे कि मैंने कहा ये क्वालिफाइंग पेपर है, इसमें क्वालिफाई किया, उसके बाद में ये 2 मार्क्स के बेसिस पर हमारी फाइनल रैंकिंग लिस्ट निकलती है। तो मैंने आपको सिलेबस बता दिया है, प्रीलिम्स का वेटेज बता दिया है, पैटर्न बता दिया है, किस तरीके से मार्क्स को डिवाइड किया जाता है उस बारे में भी हमने डिस्कशन कर लिया है। अभी हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मतलब मैं एग्जाम में अपीयर कब कर सकता हूँ। तो देखिए 2025 से पहले ऐसे एमपी वालों ने अपना एक अलग सा कुछ रूट अपनाया था, इसी वजह से कहीं ना कहीं शायद 3 ईयर प्रैक्टिस का पूरा विवाद खड़ा हुआ था कि क्या जुडिशरी एग्जाम में अपियर करने के लिए प्रैक्टिसिंग का कुछ मैंडेट होना चाहिए क्या, कि मैंने एडवोकेट की तरह कुछ प्रैक्टिस किया हो, क्या ये मैंडेट है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपके पास में एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, बेसिक लेवल की चीज है। 2025 से पहले एक ऑल्टरनेटिव चीज थी कि या तो आपके पास में 3 साल का प्रैक्टिस हो, प्रैक्टिस के लिए आपके 6 वकालतनामा को प्रूफ के रूप में डाला जाता था, और इसके अलावा कोई भी और बाकी के जो बताए थे रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से वो सब आप एविडेंस देते कि मेरे पास 3 साल का प्रैक्टिस है। अगर 3 साल का प्रैक्टिस नहीं है तो आपके पास में एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल जनरली ओबीसी का मिनिमम 70% मार्क्स आए हो एलएलबी में, एससी एसटी के लिए मिनिमम 50% मार्क्स हो, और ये सारी चीजें आपकी फर्स्ट ईयर अटेम्प्ट में क्रैक हुई हो, कहीं पे भी आप रुके ना हो ये सब एलएलबी को क्रैक करते टाइम। हालांकि ये सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आज की तारीख में इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, क्योंकि ये जो एलएलबी की डिग्री है वो तो रिक्वायर्ड है, पर इसके अलावा हम फॉलो करने वाले हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन वाला जो पूरा हमारा ऑल इंडिया जुडिशरी वाला जो हमारा जजमेंट आया था मई 2025 में, उसको हम फॉलो करने वाले हैं, जहां पे अब 3 ईयर प्रैक्टिस रूल को मैंडेट कर दिया गया है हर प्रकार के जुडिशरी सर्विस एग्जाम के लिए इंडिया में। तो चाहे आरजेएस हो रहा है, चाहे एमपी का जुडिशरी एग्जाम हो रहा है, यूपी का हो रहा है, हर जगह पे एक मैंडेट है कि 3 साल का प्रैक्टिस आपके पास होना चाहिए, और उसके एविडेंस के लिए कोई वकालतनामा नहीं देना है, तो क्योंकि वो प्रेसिडेंट टेक ओवर करने वाला है, तो वहां पे अब रिक्वायरमेंट ये है कि या तो अगर आपने लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस किया है तो प्रिंसिपल जज का सर्टिफाइड कॉपी होना चाहिए, अदरवाइज हाई कोर्ट में किया है तो एक एडवोकेट जिन्होंने 10 साल तक प्रैक्टिस किया है वो सर्टिफाई कर रहे हैं इस चीज को। एज लिमिट की बात करें तो देखो ये 2024 के हिसाब से एज लिमिट लिखी गई है, पर एज लिमिट में मोस्टली कोई बदलाव नहीं होने वाला, तो यही फॉलो होगा। तो 21 ईयर्स मिनिमम रहेगी, मैक्सिमम आपकी 35 ईयर्स की एज रहती है अगर आपको एग्जाम में अपियर करना है, और इसके अलावा रिलैक्सेशन गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से होते हैं, नॉर्म्स के हिसाब से होते हैं, कुछ होगा तो नोटिफिकेशन में बता दिया जाएगा कि कितना रिलैक्सेशन है, बट 21 मिनिमम, मैक्सिमम 35। सैलरी सिस्टम की बात करें तो मिनिमम 27,700 से लेकर 44,770 तक सैलरी का स्ट्रक्चर रहता है, बट इसके अलावा एडिशनली आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, डियरेंस अलाउंस मिलेगा, मेडिकल ट्रैवल अलाउंस मिलेगा, ऑफिशियल हाउसिंग एंड व्हीकल फैसिलिटीज, इंश्योरेंस, पेंशन एंड ग्रेचुइटी, पेड लीव एंड हॉलीडेज मिलने वाला है। इसके अलावा काफी सारी प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिलने वाली है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर के अलावा देयर आर अ लॉट ऑफ अदर काइंड ऑफ अलाउंसेस दैट आर आल्सो इंक्लूडेड। देखिए इसके अलावा मैं अगर बात करूं हमारे कट ऑफ के बारे में, तो कट ऑफ बहुत ही वेरीड रहे हैं, मतलब कोई भी ऐसा नहीं रहा है कि अगर इस साल इतना गया था तो उस साल इतना गया था। कभी 109 गया 150 में से प्रीलिम्स में, कभी 125 भी, 124 गया था, 25 तो नहीं 124 भी गया था, कभी 115 भी गया है। तो ये कह पाना कि देखो ये कट ऑफ रहने वाला है वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि बहुत बड़ी रेंज है। कोशिश ये करो कि 150 में से जब आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो, मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, तो 130 मार्क्स लेकर आओ, क्योंकि कंपटीशन का लेवल बढ़ता जा रहा है। अब अगर आपको प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन करनी है एमपी जुडिशरी की, तो मेरे हिसाब से आपको नीति 2.0 में एनरोल करना चाहिए, जो कि एक प्रॉपर तरीके से जुडिशरी का कॉम्प्रिहेंसिव फाउंडेशन लेवल का बैच है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे रखा है, यहाँ पे प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों की तैयारी करवाई जाती है हर जुडिशरी के एग्जाम की, एमपी को भी केटर कर ही रहा है। यहाँ पे आपके पास ये बैच 4 इयर्स तक रहता है, तो इसकी प्राइस जो है आप देख सकते हैं 28,000 है, 27,999 की, बट एक पॉइंट नोट करने वाला ये है कि यहाँ पे आपको 4 इयर्स तक ये बैच का वैलिडिटी मिलता है, 4 इयर्स तक ये बैच आपके पास रहता है। यहाँ पे मॉक टेस्ट मिलेंगे, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे आपको, डाउट सॉल्विंग मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड एक्सेस मिलेगा उसका। इसके अलावा हमारे पास में अभियोजन एपीओ एपीपी का बैच भी है, उसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। प्रतिभा 2.0 बैच भी है, जो कि लीगल ड्राफ्टिंग और रिसर्च का बैच है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 3 ईयर प्रैक्टिस के टाइम पे हम लोगों को अगर प्रैक्टिस करनी है तो हमें आता नहीं है वकालत करना, कोर्ट लिटिगेशन में एंटर करना, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपको उसका सोल्यूशन बताया जा रहा है ड्राफ्टिंग और एडवोकेसी के लिए। हालांकि मेरे हिसाब से आप सभी लोगों को जुडिशरी का मेन बैच ज्वाइन करना चाहिए सबसे पहले, जो कि 4 इयर्स तक आपको वैलिडिटी प्रोवाइड कर रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे ही बैचेस का लिंक है, आप एनरोल करना चाहें तो कर सकते हैं। पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पे भी आप नीति 2.0 सर्च कर सकते हैं। नेवरदलेस थोड़ा सा मैं क्रक्स बता देती हूँ कि एमपी जुडिशरी का जो एग्जाम है उसकी डेट कभी भी नोटिफाई हो सकती है। सिलेबस आपके सामने है, प्रिपरेशन किस तरीके से करनी चाहिए वो चीजें मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे चुकी हूँ कि किस स्ट्रक्चर में एग्जाम होना चाहिए, उस हिसाब से आप वेटेज प्रोवाइड करोगे।
अगर कोई भी और डाउट है, कोई भी और समस्या है, तो आप कमेंट लीव कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी. बाकी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.